फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के F-16 विमानों को हुए नुकसान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि इसके बारे में पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिए। दरअसल भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया था। 7 मई से 10 मई के बीच 88 घंटे तक चले इस भीषण संघर्ष में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हाल में ही भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुलासा किया था कि इस दौरान पाकिस्तान को 5 लड़ाकू विमान खोने पड़े थे, जिनमें 2 अमेरिकी F-16 थे। NDTV ने अमेरिकी विदेश विभाग से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों को हुए नुकसान से संबंधित प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हम आपको पाकिस्तान सरकार से उसके F-16 विमानों के बारे में चर्चा करने के लिए कहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों की स्थिति की पूरी जानकारी अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से रखता है। इन्हें तकनीकी सहायता दल TST के रूप में जाना जाता है। अमेरिका के ये कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान में अमेरिका में निर्मित F-16 विमानों के उपयोग की निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित विस्तृत अंतिम उपयोग समझौतों के अनुसार काम करते हैं। ये समझौते उन शर्तों को परिभाषित करते हैं जिनके तहत पाकिस्तान के F-16 विमानों का युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही वो आधार है जिसके आधार पर इस्लामाबाद को अपने F-16 बेड़े के रखरखाव उससे बनाए रखने के लिए अमेरिकी सहायता मिलती है। इसलिए तकनीकी सहायता दल या कॉन्ट्रैक्टर डील के तहत पाकिस्तान के सभी F-16 विमानों की स्थिति के बारे में हर समय पूरी जानकारी रखने के लिए बाध्य है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कम से कम 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में ब्रह्मोस से लेकर कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप, उनके पनाहगाह और आतंकियों के आकाओं को निशाना बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमले की हिमाकत की थी, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के लगभग सभी प्रमुख सैन्य ठिकानों को मिसाइलों से तबाह कर दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से सुक्कूर, चुनियन, पसूर, सियालकोट, स्कार्दू, सरगोदा, जकोबाबाद और भोलारी शामिल थे। आइए हम जापान की बात करें। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक जापान की ज़्यादातर कंपनियां एडवांस हथियार बनाने में माहिर थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने जंग से तौबा कर ली। हथियार बनाने वाली कई जापानी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी में कमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जबकि फिर से जियोपॉलिटिकल हालात बदल रहे हैं, तो जापान एक बार फिर से हथियारों के निर्माण में काम करने मैदान में उतर चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भारत जापान के साथ संभावित एरोस्पेस, खासकर एडवांस लड़ाकू विमान इंजन में संयोग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित लोगों ने संकेत दिया कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ भारत जापान के बीच संपर्क में है, ताकि एडवांस लड़ाकू विमानों के इंजन का निर्माण किया जा सके। भारत की कोशिश ट्विन इंजन फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस इंजन का को प्रोडक्शन करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि DRDO तीनों देशों से मेरे ऑफर का मूल्यांकन करेगा और रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। दरअसल अमेरिका के साथ जून 2023 में भारत ने GE414 इंजन के घरेलू उत्पादन के लिए समझौता किया था। इस समझौते के तहत 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक हालात ने अमेरिका को लेकर भारत के विश्वास को बुरी तरह से कुचल दिया है। ऐसे में भारत नए ऑप्शंस की तलाश कर रहा है। जापान की रक्षा कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में नौसेना क्षेत्र में कमाल किया है। अब उसका मकसद एरोस्पेस में जापान की ताकत को दिखाना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज MHI का $6.5 बिलियन का फ्रिगेट सौदा इसी का हिस्सा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान जो कुछ हथियार बनाता था, उसके निर्यात पर उसने प्रतिबंध लगा रखा था। उसने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किया, लेकिन 2014 के बाद से जापान ने अपनी नीति बदलनी शुरू कर दी है। हालांकि 2016 में उस वक्त जापान को बड़ा झटका लगा जब $35 अरब का ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सौदा कर लिया। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को भी धोखा दे दिया और उसने अमेरिका UK के साथ ऑकस का गठन कर लिया और उसी के तहत न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने की घोषणा अमेरिका के साथ मिलकर कर दी। लेकिन पिछले साल रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी के लिए कई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट फंस गया है। भारत और जापान काफ़ी करीबी संबंध रखते हैं। जापान की मदद से ही भारत बुलेट ट्रेन बना रहा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच अगर फाइटर जेट इंजन बनाने का समझौता होता है, तो इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा भारत के लिए जापानी इंजन टेक्नोलॉजी हासिल करना पश्चिमी सप्लायर पर निर्भर घटाने और सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं से बचने का तरीका हो सकता है। अमेरिका ने कई महीने तो भारत को तेजस लड़ाकू विमान की इंजन नहीं दी, जिससे तेजस के प्रोडक्शन पर असर पड़ा। लेकिन अगर भारत और जापान के बीच कोई समझौता होता तो भारत ऐसी दिक्कतों से बच जाएगा। ये बात करें भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले लगातार एक थ्योरी का जिक्र हो रहा था कि असीम मुनीर भारत से संघर्ष का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए करेंगे।
असीम मुनीर अब ऐसा ही कर रहे हैं। भारत ने भले ही पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हराया हो, लेकिन असीम मुनीर ने अपने घरेलू दर्शकों को यही घुट्टी पिलाई है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को हरा दिया है। पाकिस्तान के लोग भी अपने 11 एयरबेस को तबाह होते देखने के बाद भी असीम मुनीर की बातों में यकीन कर रही है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर ने अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तानियों से कहा कि अगर भारत सिंधु नदी में बांध बनाता तो पाकिस्तान 10 मिसाइलें दागकर उसे तबाह कर देगा। इन प्रवासी पाकिस्तानियों में ज़्यादातर इमरान खान के समर्थक थे, जो महीनों से इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए मुहिम चला रहे थे। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने इस बार इमरान खान की शैली में ही उनके समर्थकों को उनसे छीनना शुरू कर दिया है। प्रिंट में लिखते हुए पाकिस्तान की सीनियर पत्रकार आयशा सिद्दीकी इसी बात का जिक्र कर रही हैं। आयशा सिद्दीकी के मुताबिक असीम मुनीर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों और उन वाक्यों का इस्तेमाल पाकिस्तान के उन जनरलों ने भी नहीं किया जिन्होंने भारत के सामने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि शायद असीम मुनीर ने सोचा होगा कि अभी अमेरिका भारत का दोस्त नहीं है और अमेरिका की धरती से परमाणु धमकी देना जायज़ है। आयशा सिद्दीकी लिखती है कि इस्लामाबाद के थिंक टैंक अमेरिका के अचानक बदले मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी भी संदेह में है, जबकि पाकिस्तान का नेतृत्व मान रहा है कि अब भारत और अमेरिका काफ़ी दूर हो चुके हैं। दिल्ली की वाशिंगटन में डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है, इसलिए जब तक ट्रंप हैं उन्हें भारत के खिलाफ कुछ भी करने की इजाज़त मिली रहेगी। आयशा सिद्दीकी कहती है कि इस्लामाबाद लौटकर असीम मुनीर अपनी कामयाबी के बारे में बताएंगे, जिसमें बलूच विद्रोहियों को आतंकी संगठन मानने का जिक्र होगा। द प्रिंट में लिखते हुए आयशा सिद्दीकी ने लिखा कि असीम मुनीर के भाषण के दौरान वहाँ मौजूद लोग पाकिस्तानी थे। कुछ समय पहले अमेरिका में पाकिस्तानी तारीख इंसाफ के समर्थकों, जिनमें से कई प्रवासी समुदाय में से थे, उन्हें कथित तौर पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दुर्दशा को उजागर करने के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के लिए पैसे दिए थे। इसी तरह असीम मुनीर का भी भाषण एक सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि एक राजनेता का भाषण था, जो इमरान खान के समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता चाहता है और जिसने सेना की वर्दी पहन रखी है। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर अभी पाकिस्तान चला रहे हैं, अब उनका मानना है कि इमरान खान नाम की समस्या को सुलझाना उनका ही काम है। आयशा सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान की जनता के बीच अभी यह धारणा मजबूत हो रही है कि भ्रष्ट और अक्षम राजनेताओं के बावजूद असली सत्ता सेना के पास है। मुनीर ने अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का वादा किया है किसी राजनेता की तरह, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि आम आदमी की जेब पर महंगाई और बेरोजगारी का असर कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी गर्त में जा रही है। देश में आर्थिक हालत बदतर है। असीम मुनीर ने भारत के खतरनाक हमलों के बाद भी देश में अपनी जीत के तौर पर प्रचारित किया और मीडिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। इसलिए असीम मुनीर का बयान अपने घरेलू दर्शकों के लिए है, क्योंकि भारत अभी बांध बनाने नहीं जा रहा है और अभी भारत बांध बनाने की स्थिति में भी नहीं है। फिर भी पाकिस्तानी नेता युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, जो उनकी राजनीति के लिए है। कूटनीतिक और कानूनी रास्ते अपनाने की बजाय सैन्य धमकी देना मुनीर की प्राथमिकता बन चुकी है और इस मसले पर पाकिस्तान चीन की मदद भी ले सकता है, लेकिन शायद मुनीर का मकसद अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और घरेलू राजनीतिक समीकरण में बढ़त लेने का ज़्यादा है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.